देखो अभी जो है वो सेक्शन 3 स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग कैन ब्लड बी स्टोर्ड विद सीपीडी। जो सीपीडी एंटीकोगुलेंट है उसके साथ हम ब्लड को कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं और जो है वो कितने टेम्परेचर पर जो है वो हम स्टोर करेंगे। तो देखो जो ब्लड बैंक हमारा है उसके अंदर हम बहुत सारे एंटीकोगुलेंट यूज़ में लेते हैं, ठीक है। और उन एंटीकोगुलेंट की जो सेल्फ लाइफ है वो सबकी अलग अलग होगी और सबको अपने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें जो सीपीडी है, सीपीडी के बारे में पूछा है, तो बहुत सारे एंटीकोगुलेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि लिस्ट में आपको बनाता हूँ अभी कि कौन कौन से एंटीकोगुलेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें पहले हम लिखेंगे ऊपर क्या, तो देखो जो पहला एंटीकोगुलेंट है वो होता है अपना कौन सा, एसिडी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एसिड सिट्रेट, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, होल ब्लड के लिए, ठीक है। होल ब्लड के स्टोर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसका जो टेम्परेचर है इसको हम 1 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी सेल्फ लाइफ होती है कितनी, 21 दिन तक। 21 दिन तक जो है वो एक्सपायर नहीं होता है, ठीक है। सेकंड वाला है हमारा कौन सा, सीपीडी, जिसकी क्वेश्चन में बात की गई है सीपीडी, ठीक है। इसको भी हम होल ब्लड के लिए यूज़ करते हैं। टेम्परेचर भी इसका वही रहेगा 1 से 6 डिग्री सेल्सियस है और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 7 दिन बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी कितनी, 28 डेज, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा हम यूज़ करेंगे कौन सा, CPD A1। यहाँ पे ए का मतलब होता है कौन सा, एडेनिन, ठीक है, एडेनिन। यानी कि सीपीडी जो हमारा था उसके अंदर हम जब हम एडेनिन को मिक्स कर देंगे तो बनेगा कौन सा, CPD A1, ठीक है। इसको भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको हम होल ब्लड के लिए तो यूज़ करते हैं, साथ में इसको RBC के प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो वही 1 से 6 डिग्री सेल्सियस। और इसकी भी सेल्फ लाइफ जो है वो एडेनिन जब हम डालेंगे तो सेल्फ लाइफ और बढ़ जाएगी 7 दिन, तो ये हो जाएगी इसकी कितनी, 35 डेज। अब नेक्स्ट की अगर बात करें हम, चौथा कौन सा, ये है अपना सेगम, SAGM बोलते हैं। यहाँ पे S मतलब सेलाइन, A का एडेनिन, G से ग्लूकोज और M से मैनोज। ये दोनों शुगर है, ग्लूकोज और मैनोज, ठीक है। सेगम का यूज़ हम जो है वो RBC के स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और RBC का स्टोरेज का टेम्परेचर वही है 1 से 6 डिग्री सेल्सियस। और सेगम का यूज़ करते ही इसका जो सेल्फ लाइफ है वो 7 दिन और बढ़ जाता है, तो वो हो जाता है कौन सा, 42 डेज। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो इसका टेम्परेचर और दूसरा इसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। और दूसरा पाँचवा है, हम कभी कभार यूज़ करते हैं कौन सा, हिपेरिन यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ये कभी कभार यूज़ करते हैं। हिपेरिन जो है हम शॉर्ट टर्म, अगर कोई शॉर्ट टर्म टेस्ट होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कुछ है नहीं, जब हम शॉर्ट टर्म में रखेंगे तो इसको स्टोर हम करेंगे नहीं, ठीक है। और जो इसकी सेल्फ लाइफ है वो कुछ ही घंटे होती है, तो फ्यू आवर हम लिख लेंगे, फ्यू आवर। तो ये सारे के सारे जो है हम एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं ब्लड बैंक के अंदर। बाकी अगर हम टेम्परेचर की और बात करें तो इसमें आप याद रख सकते हो एक्स्ट्रा के अंदर कि एक तो हमारा जो फ्रोजन RBCs होती है, तो फ्रोजन RBCs होती है, RBC को फ्रोजन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लिसरोल का, ठीक है। तो फ्रोजन RBC विद ग्लिसरोल, ठीक है। तो ये जो है इसको हम -65 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं, कितने टाइम के लिए, फॉर 10 साल, 10 ईयर्स के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा है प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होता है उसकी बेग आपने देखी होगी, उस बेग के ऊपर जो है वो एक बड़े से अक्षरों में 5 लिखा रहता है, ठीक है, 5, यानी कि इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो 5 दिन तक की होती है, ठीक है। तो प्लेटलेट को जो है वो हम रखते हैं 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर विद एजिटेशन। विद एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है कि ये हिलता रहना चाहिए। जो प्लेटलेट की बैग है वो लगातार ऐसे हिलती रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये ख़राब ना हो। तो इसको रखते हैं हम 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर विद एजिटेशन के अंदर, ठीक है। और इसकी सेल्फ लाइफ होती है वैसे नॉर्मली 5 दिन होती है, पर कहीं पर इसको 5 से 7 दिन भी लिखते हैं, तो इसकी होती है कितनी, 5 से 7 दिन। और एक होता है अपना कौन सा, FFP,
फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है इसको हम रखते हैं -18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए हम रखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें ब्लड बैंक में हम यूज़ करते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर अपने को सीपीडी पूछा गया है। अब सीपीडी में जो है वो सिट्रेट जो है ये तो एंटीकोगुलेंट का काम करेगा, ठीक है, यानी कि ये कैल्शियम को बाइंड करेगा। और फॉस्फेट जो है, जैसे कि एटीपी होता है ना, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी तरह जो फॉस्फेट है वो क्या करेगा, वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। और एनर्जी का सोर्स कौन होगा, तो वो होगा डेक्सट्रोज, ये एज ए एनर्जी सोर्स काम आएगा, ठीक है। तो ये होता है सीपीडी। अब सीपीडी का मैंने आपको बताया कि इसका टेम्परेचर कितना है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, तो वो सभी में सेम है। और सेल्फ लाइफ की बात करें तो 21 डेज इसका सेल्फ लाइफ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 4th आंसर। अकॉर्डिंग टू BMW 2016 गाइडलाइन से इन्फेक्टेड कॉटन एंड ड्रेसिंग्स आर डिस्कार्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिन्स। ये बोल रहा है कि जो इन्फेक्टेड कॉटन है या जो ड्रेसिंग्स है वो किसके अंदर जाएगा या कौन से डस्टबिन के अंदर जाएगा। अब हॉस्पिटल के अंदर आपने जो है वो 4 टाइप के डस्टबिन देखे होंगे, ठीक है, अलग अलग कलर के। तो उसमें अलग अलग टाइप का वेस्ट जाएगा, ठीक है, सारे एक साथ नहीं डालते हैं हम उसको अलग अलग डालते हैं ताकि उनको अलग रखा जा सके और अलग से उनको ट्रीट किया जा सके। अब जो BMW है, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, उसकी क्या है कि सबसे पहले गाइडलाइन आई थी 2016 के अंदर, और उसके बाद उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे किसमें, 2019 के अंदर, ठीक है। लेकिन मेनली गाइडलाइन जो है वो 2016 की ही चल रही है। तो अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो 4 टाइप के मेनली जो डस्टबिन होते हैं, 4 कलर कोड बेसिकली होते हैं। तो उसमें सबसे पहला अगर देखें तो कौन सा, येलो डस्टबिन। उसके बाद एक होता है रेड, और एक होता है अपना ब्लू, और एक होता है कौन सा, वाइट वाला। तो ये 4 टाइप के मेनली मिलेंगे। एक ब्लैक भी मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर जनरल वेस्ट आएगा, जैसे कि पेन खत्म हो गया तो पेन डाल दिया, या कोई रैपर है, जैसे कि आपने कुरकुरे वगैरह कुछ खाया तो उसका रैपर कहाँ जाएगा, तो वो ब्लैक में जाएगा। या कोई कागज़ है, कोई फॉर्म है, तो वो किस में जाएंगे, ब्लैक में जाएंगे, यानी कि जनरल वेस्ट जाएगा ब्लैक में। अब इसके अलावा मेन जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो किस में जाएगा, तो वो इन 4 ये जो डस्टबिन है इनके अंदर जाएगा। अब येलो के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर मेनली जाता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। अब ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट से हम क्या समझते हैं कि जो भी हमारी एनाटॉमी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, यानी कि जैसे कि कोई ब्लड है, सलाइवा, या कोई टिश्यू काट के अगर डॉक्टर ने दिया है तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो किस में जाएगी, अपनी येलो के अंदर जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और रेड के अंदर क्या जाएगा, तो रेड के अंदर जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जो प्लास्टिक मटेरियल है, जो प्लास्टिक मटेरियल है वो सारा का सारा किस में जाएगा, रेड में जाएगा। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हमारी धरती के लिए क्या है, रेड अलर्ट है, ठीक है, डेंजर में है, तो इसीलिए प्लास्टिक वाला किस में जाएगा, रेड में जाएगा। और ब्लू के अंदर जाएगी हमारी कौन से, जो ग्लास मटेरियल है, ठीक है, जो ग्लास मटेरियल है वो ब्लू के अंदर जाएगा। और वाइट के अंदर क्या जाएगा, वाइट को दूसरा नाम भी बोलते हैं पंक्चर प्रूफ, पंक्चर प्रूफ कंटेनर बोलते हैं। इसके अंदर जाएगी अपनी मेनली नीडल्स, ठीक है, नीडल्स जाएगी। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो येलो के अंदर क्या जाएगा, तो येलो के अंदर एक तो अपना ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जाएगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो हमारा प्लेसेंटा है, जो बच्चे ने जन्म लिया तो जो प्लेसेंटा होगा वो काट के हम किस में डालेंगे, उसको हम येलो में डालेंगे, ठीक है। और एक मेन इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जैसे कि ब्लड बैग की अगर बात करें, जो ब्लड बैंक के अंदर जो बैग होती है जिसमें ब्लड रखते हैं, वो मेनली किसका होता है, वो मेनली प्लास्टिक का होता है। तो हम ये सोचते हैं कि प्लास्टिक का है इसलिए रेड में जाएगा, लेकिन वो किस में जाएगा, वो येलो के अंदर जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन मान सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ब्लड बैग्स एक ही आ गया। दूसरा आता है इसके अंदर जो ड्रग्स है, जैसे कि दवाइयाँ हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी है, तो उनको भी हम किस में डालते हैं, येलो में डालते हैं, यानी कि एक्सपायर्ड जो मेडिसिन है उसको भी इसके अंदर डालते हैं। और उसके अलावा जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉटन स्वैब। अब कॉटन भी हमारा ह्यूमन जो एनाटॉमी वाला वेस्ट है, तो एक कॉटन आएगा, ठीक है, कॉटन स्वैब, प्लस में मास्क भी इसके अंदर जाएगा, प्लस में ड्रेसिंग भी जैसे क्वेश्चन में दे रखा है तो वो भी इसके अंदर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो येलो के अंदर जाएगी। अब रेड के अंदर क्या जाएगा, रेड के अंदर मैंने आपको बताया प्लास्टिक वाली चीज़ें जाएगी। अब प्लास्टिक वाली चीज़ें कौन सी होती है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन सा, ग्लव्स आपको याद रखना है।
जो ग्लव्स है वो किसके अंदर जाएगा, रेड के अंदर जाएगा। साथ में जो आईवी ट्यूब्स है, जो आईवी ट्यूब्स है वो प्लास्टिक की होगी तो वो भी किस में जाएगी, रेड में जाएगी। और साथ में जो कैथेटर वगैरह है वो भी सारे रेड के अंदर जाएंगे। जो जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो किस में जाएगी, रेड के अंदर जाएगी। और जो ब्लू है उसके अंदर ग्लास वाली चीज़ें जाएगी। अब ग्लास वाली चीज़ें कौन सी होती है, जैसे कि कोई हमारे पास अगर कोई ग्लास स्लाइड है या कोई कांच की कोई पेट्री डिश है या फिर कोई ग्लास सिरिंज है, वो तो ग्लास की सारी चीज़ें किस में जाएगी, वो जाएगी अपनी किस में, ब्लू के अंदर। और वाइट के अंदर मैंने आपको बताया कि जो नीडल्स है, जो यूज्ड नीडल्स है वो किसके अंदर जाएगी, वो वाइट के अंदर जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें कॉटन और ड्रेसिंग्स पूछा है तो वो किसके अंदर जाएगी, वो अपनी येलो के अंदर जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, ठीक है, एमडीआर टीबी इसको बोलते हैं, यानी कि कुछ ड्रग है जिसके प्रति रेजिस्टेंट होती है क्या, टीबी बैक्टीरिया, तो उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इज ए फॉर्म ऑफ टीबी डिजीज कॉज्ड बाय स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स दैट इज रेसिस्टेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, यानी कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जिसके प्रति रेसिस्टेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपने जो टीबी की लैब है उसके अंदर एक मशीन देखी होगी जिसका नाम है क्या, जीन एक्सपर्ट, जीन एक्सपर्ट। अब इसके अंदर जो है वो हम सैंपल डालते हैं, जैसे कि स्पूटम सैंपल या फिर सीएसएफ सैंपल डालते हैं, किसके लिए, टीबी बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए। अब ये दो टेस्ट करता है, पहले तो है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसको डिटेक्ट करेगा, और दूसरा ये करता है ये ड्रग रेजिस्टेंट, ड्रग रेजिस्टेंस जो होता है उसको ये डिटेक्ट करता है। अब ये जो एमटीबी बैक्टीरिया है ये मेनली दो ड्रग के प्रति रेजिस्टेंस होता है, एक तो रिफेम्पिसिन और एक आइसोनियाजिड। तो ये जीन एक्सपर्ट जो है वो दो टाइप के टेस्ट करता है, एक तो ये डिटेक्ट करता है कि बैक्टीरिया है कि नहीं, और दूसरा अगर बैक्टीरिया है तो वो रेजिस्टेंस है कि नहीं ये भी पता करता है। तो ये मेनली दो टेस्ट करता है। तो अब जिसने लैब में काम किया होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसको पता है कि जो बैक्टीरिया है टीबी वाला वो रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमडीआर टीबी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाए कौन सा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सुक्रोज एगार, जिसको हम टीसीबीएस भी बोलते हैं, वो मेनली किसके कल्चर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं जो कि यहाँ दी हुई आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछते हैं, जैसे कि टीसीबीएस, एक्सएलडी, डीसीए, पीटीए, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ बन गया। अब हम देखते हैं कि टीसीबीएस किसके कल्चर में काम में लेते हैं। अब जो टीसीबीएस है वो हमारे पास एक टाइप का सेलेक्टिव मीडिया है, ठीक है, सेलेक्टिव मीडिया है। अब जैसे कि नाम में दिया हुआ है सेलेक्टिव मीडिया होता क्या है, तो देखो ये ऐसा मीडिया है जिसके अंदर एक हम ऐसा केमिकल डालते हैं जो कि बाकी सभी बैक्टीरिया जिनसे हमें मतलब नहीं है उनको तो क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, और जिस बैक्टीरिया में अपना इंटरेस्ट है उसी को ग्रो होने देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव मीडिया। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब आपने कहा कि सर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी बाकी बैक्टीरिया को इनहिबिट करने की। अब जैसे कि कोई पेशेंट है, ठीक है, उसकी कोई डिजीज़ है किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से, तो हम उसका जो सैंपल लेंगे उसके अंदर वही बैक्टीरिया होगा, तो बाकी बैक्टीरिया जब होंगे ही नहीं तो उसको हम इनहिबिट क्यों करेंगे। तो देखो मैं इसमें आपको बताता हूँ कि हमारा जो गट है ना उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेल्स। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो गट से धीरे धीरे फिशेस के थ्रू जो है वो बाहर आते रहते हैं। तो अगर हम स्टूल सैंपल का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया भी होगा जिससे डिजीज़ हो रखी है, और साथ में कुछ कॉमन सेल्स भी होंगे, यानी कि वो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर परमानेंटली रहते हैं वो बैक्टीरिया भी होंगे। तो हम जब इसका नॉर्मल मीडिया के ऊपर इसको कल्चर करेंगे तो सभी बैक्टीरिया की कॉलोनी मिलेगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सेलेक्टिव मीडिया को यूज़ करते हैं ताकि हमें एक पर्टिकुलर जिसकी डिजीज़ हो रखी है वही पर्टिकुलर बैक्टीरिया की कॉलोनी हमें मिले। तो ये जो टीसीबी जो बैक्टीरिया है ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ही ग्रो होने देगा। अब देखो बहुत सारे सेलेक्टिव मीडिया होते हैं, जैसे इसका आंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सेलेक्टिव मीडिया में कौन से होंगे, एक तो होगा अपना एलजी मीडिया। ठीक है, अब एलजी मीडिया जो है वो किसको सेलेक्ट करेगा, वो किसकी कॉलोनी को प्रमोट करेगा, तो वो करेगा अपना कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाले बैक्टीरिया को। ठीक है, और एक होता है अपना कौन सा, टीसीबीएस, जिसकी क्वेश्चन में बात की गई है। टीसीबीएस जो है वो किसके लिए करेंगे, उसको हम विब्रियो स्पीसीज के लिए करेंगे। तो जो विब्रियो स्पीसीज होगी, विब्रियो कोलेरा हो गया या और जो विब्रियो स्पीसीज होगी उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, टीसीबीएस को। और दो हमारे पास होंगे, जैसे कि एक तो डीसीए
और एक होगा कौन सा, XLD। ये दोनों जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो होते हैं साल्मोनेला, साल्मोनेला प्लस में किसके लिए, सीजेला। इन दो के लिए हम जो है वो ये दो मीडिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा, PTA। इसमें एक तो PTA और एक LJ, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PTA हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया को जो है वो ग्रो करने के लिए हम कौन सा सिलेक्टिव मीडिया यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा, PTA यूज़ करते हैं। तो एक तो PTA और दूसरा कौन सा, LJ। तो टीबी के लिए LJ और डिप्थीरिया के लिए हम PTA या जो मीडिया है वो यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका आंसर देखें तो जो TCBS मीडिया है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, वो हम कोलेरा के लिए यूज़ करते हैं। वो भी किसके लिए, फिशेज ऑफ सस्पेक्टेड कोलेरा। तो जो कोलेरा है उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, विब्रियो कोलेरा के लिए, तो वो TCBS यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, अपना सेकेंड आंसर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी एक्सेप्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है, ठीक है। 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। इट यूजेस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ लाइट रेज। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम किस चीज़ को विजुलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं, ना कि हम लाइट रेज का, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो लाइट है उसका बिल्कुल यूज़ नहीं करते हम, सीधा इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा हो गया, सही हो गया, ठीक है। टू विजुलाइज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। अब जैसे कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप है उसके अंदर लेंसेज लगे रहते हैं जो कि लाइट बीम को क्या करते हैं, एक जगह फोकस करते हैं। लेकिन इसके अंदर लेंस नहीं होता क्योंकि हमारे पास विजुअल लाइट नहीं है, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करेंगे किसके लिए, फोकस करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इट वाज इन्वेंटेड इन 1931 बाय मैक्स नोल एंड अर्नस्ट रस्का। अब इसमें अर्नस्ट रस्का आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, अर्नस्ट रस्का और मैक्स नोल ने की थी। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, इट यूजेज लाइट फ्रॉम ए हाई इंटेंसिटी सोर्स, कि ये लाइट को यूज़ करता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, लाइट को यूज़ बिल्कुल नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन अप्रोक्सीमेटली 0.005 नैनोमीटर, कि जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनकी वेवलेंथ इतनी होगी और उनकी रिजोल्विंग जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी रिजोल्विंग पावर जो है वो कितनी होगी, 0.1 नैनोमीटर होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन दो आपको याद रखनी है, इसके अंदर ये रिजोल्विंग पावर आपको बिल्कुल से याद रखनी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाई बाईयूरेट टेस्ट, कि बाईयूरेट टेस्ट जो है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखो बाईयूरेट टेस्ट यूज़ करते हैं हम किसके लिए, प्रोटीन के लिए, और प्रोटीन में भी जो टोटल प्रोटीन है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रोटीन के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, बाईयूरेट टेस्ट, ठीक है। अब अगर प्रोटीन में अगर एमिनो एसिड का एस्टिमेशन करना हो, एमिनो एसिड, तो कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, वो करेंगे निनहाइड्रीन, निनहाइड्रीन टेस्ट, ठीक है। और अगर एल्ब्यूमिन चेक करनी हो, एल्ब्यूमिन का एस्टिमेशन करना हो, तब कौन सा यूज़ करेंगे, तब करेंगे BCG मेथड, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन मेथड जो है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये हो गया प्रोटीन की बात। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड आंसर हो गया इसका, प्रोटीन के लिए यूज़ करेंगे। और बाकी देखें तो कैल्शियम के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो कैल्शियम के लिए यूज़ करते हैं हम OCPC मेथड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है कौन सी, ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोलथेलीन एंड कॉम्प्लेक्स 1 मेथड। तो ये मेथड जो है OCPC मेथड जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वो कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। और शुगर के लिए आपको पता है, शुगर के लिए हम एक तो यूज़ करते हैं मेनली GOD-POD मेथड, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज, और दूसरा यूज़ करते हैं हम कौन सा, हेक्सोकाइनेज मेथड, हेक्सोकाइनेट मेथड। तो ये मेथड जो है हम इसमें यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि एनुअल फेल्सीपेरम इंसिडेंस। अब फेल्सीपेरम से आपको पता चल गया कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से ये रिलेटेड है, जो किसके लिए होता है, जो मलेरिया कोज करता है। एंड स्लाइड पॉजिटिविटी रेट, तो एक तो ये है कि एनुअल फेल्सीपेरम इंसिडेंस, इसको बोलते हैं AFI, ठीक है। और एक है स्लाइड पॉजिटिविटी रेट यानी कि SPR। ये चीज़ें क्या होती है, देखो AFI क्या होता है कि हम, ये एक तरीके का प्रोग्राम है कि हम देखते हैं कि एनुअली या हर साल 1000 जो नॉर्मल लोग हैं उसके अंदर कितने लोगों को प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से मलेरिया हो रहा है, उसको हम बोल देंगे AFI। और जिन लोगों को मलेरिया हो रहा है उनका सैंपल लेंगे और उनका स्मीयर बनाएंगे, तो उस स्मीयर के अंदर कितने लोगों का स्मीयर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वो परसेंटेज क्या है पॉजिटिव आने का, स्लाइड के स्मीयर पॉजिटिव आने का परसेंटेज क्या है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट बोल देते हैं, या SPR इसको बोलते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो मेनली किसके लिए होती है, मेनली मलेरिया के लिए होती है, ठीक है। तो मलेरिया इसका आंसर आ जाएगा। अब मलेरिया आपको पता है किससे फैलता है, मलेरिया फैलता है किससे, प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, ठीक है। और प्लाज्मोडियम मलेरिया की जो है वो कितनी होती है, मेनली चार स्पीसीज होती है, ठीक है। पहली है कौन सी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेलिग्नेंट मलेरिया, मेलिग्नेंट मलेरिया, घातक मलेरिया बोलते हैं। ये पेशेंट की जो है वो डेथ भी इससे हो सकती है, तो सबसे घातक मलेरिया इसको बोलते हैं, मेलिग्नेंट मलेरिया इसको बोलते हैं। दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये मेनली जो है वो चार स्पीसीज हमें मलेरिया देखने को मिलती है। तो उसमें सबसे घातक मलेरिया जो है वो किससे होता है, फेल्सीपेरम से होता है। और इसी फेल्सीपेरम को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, AFI करते हैं। तो ये मेनली जो हमारा प्रोग्राम है मलेरिया का, जो इंडियन गवर्नमेंट का, उसी में हम यूज़ करते हैं किसका, AFI का। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। जो एक आइडियल लैब टेक्नीशियन है उसमें कौन कौन से गुण अपने पास होने चाहिए, एक्सेप्ट किसके अलावा। तो पहला ऑप्शन है मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, एकदम प्रॉपर रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट जो है वो लैब टेक्नीशियन का यही तो काम है। दूसरा है वर्किंग विदाउट टेकिंग एनी सेफ्टी, तो ये तो गलत बात है, सेफ्टी तो होनी चाहिए, तो ये गलत बात होगी। तो ऑप्शन इसका कौन सा आ गया, सेकंड। नेक्स्ट है कलेक्टिंग प्रिजर्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिमेंस केयरफुली, ये भी ठीक है। इंस्ट्रक्टिंग पेशेंट्स अप्रोप्रिएटली, यानी कि पेशेंट के साथ जो है वो प्रॉपर कन्वर्सेशन करने वाला लैब टेक्नीशियन होना चाहिए। जैसे कि उसको बोले कि ग्लूकोज का अगर टेस्ट है तो उससे पहले आप खाना ना खा के आएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन आ गया इसका कौन सा, सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पावरफुल फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है अपने पास है, हमारी बॉडी के अंदर एक ही एंजाइम है, वो कौन सा, लाइपेज। दैट इज प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मिलेगा। एंड डाइजेस्ट ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये तो सभी को पता है कि जो फैट होती है वो किसके अंदर, वो टूटने के बाद किस में चेंज होती है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर चेंज होती है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, तो ये तो नहीं है, ट्रिप्सिनोजन तो प्रोटीन के लिए होगा। और जिस भी एंजाइम के लास्ट में जन आता है वो एक टाइप में इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, तो ये पहले एक्टिव होंगे उसके बाद ये वर्क करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। पेंक्रियाटिक लाइपेज, अब पेंक्रियाटिक आ गया मतलब पेंक्रियाज से सिक्रीट होगा, और लाइपेज तो अपने को पता ही है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। बाकी काइमोट्रिप्सिनोजन, तो ये भी इनएक्टिव एंजाइम है, और ये काइमोट्रिप्सिन में चेंज होगा, जो किसके लिए होगा, जो प्रोटीन के लिए होगा। और पेंक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज किसके लिए होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। तो इसका आंसर हो गया कौन सा, सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि ए स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट मैलिग्नेंट सेल्स, यानी कि कैंसर सेल्स ऑफ सर्वाइकल एंड वेजाइनल कैंसर। तो सर्वाइकल और वेजाइनल कैंसर है, उन सेल्स को हम कहाँ पे या किस स्क्रीनिंग टेस्ट से जो है हम डिटेक्ट करते हैं। तो देखो, जो भी सर्वाइकल और वेजाइनल कैंसर हैं उसके लिए हम साइटोलॉजी के अंदर टेस्ट करते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी के अंदर जो है वो एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पेप स्मीयर टेस्ट, ठीक है। तो इसी से हम जो है वो डिटेक्ट करते हैं, किसको स्क्रीन करते हैं, किसको, सर्वाइकल एंड वेजाइनल कैंसर को। और पेप स्मीयर जो है उसके अंडरस्टैंडिंग कौन सी यूज़ में लेते हैं,
तो पेप स्टेनिंग उसके अंदर यूज लेते हैं। पेप का मतलब होता है पेपे निकोलाउ, ये एक साइंटिस्ट था, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन की बात करें तो सिक टेस्ट किसके लिए होता है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये डिप्थीरिया के लिए होता है, ठीक है। और जो पिरक्वेट टेस्ट होता है वो किसके लिए होगा, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए होगा। और जो यूरिया ब्रेथ टेस्ट है वो होता है अपना कौन सा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए होता है। जो कौन सी डिजीज कोज करता है, वो करता है कौन सी, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गैस्ट्रिक अल्सर कौन कोज करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और उसके लिए टेस्ट कौन सा होगा, तो वो होगा यूरिया ब्रेथ टेस्ट। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा, पेप्समियर टेस्ट। अगला क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन। अब देखो अपने पास जो स्टेरिलाइजेशन मेथड है जिसमें हम हीट का यूज़ करते हैं वो मेनली दो टाइप के होंगे, ठीक है। तो हीट वाले जो है वो मेनली दो टाइप के होंगे। पहला होगा कौन सा, ड्राई हीट, ठीक है। और दूसरा होगा मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट का मतलब होता है क्या, हम इसमें स्टीम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ड्राई हीट जो होगा उसमें मेन एग्जांपल है इसका कौन सा, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन। और जो मॉइस्ट हीट है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कौन सा, ऑटोक्लेव, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया ऑटोक्लेव। अब जो हॉट एयर ओवन है उसका जो टेम्परेचर और टाइमिंग कितना होगा, तो वो होगा 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। और ऑटोक्लेव का कितना होगा, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। और प्रेशर कितना होगा, 15 पास्कल का जो है वो प्रेशर इसके अंदर होगा। तो हम मॉइस्ट हीट जो है उसके अंदर हम ऑटोक्लेव मेथड का यूज़ करते हैं, और इस मॉइस्ट हीट के अंदर हम स्टीम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक फिक्स प्रेशर भी होगा, तो हम स्टीम का यूज़ करेंगे अंडर 15 पास्कल प्रेशर। तो इसमें ऑप्शन चेक करते हैं कि एक तो ये है कि टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो नहीं है क्योंकि 121 डिग्री सेल्सियस है। और ये है कि टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन यूजिंग स्टीम अंडर प्रेशर, तो ये इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और अगला देखें तो बिलो 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा, थर्ड। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द प्रोसेस ऑफ क्रॉस मैचिंग विच इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ए सैंपल ऑफ डोनर्स आरबीसीज। ये बोल रहा है कि कौन से क्रॉस मैच के अंदर हम डोनर की आरबीसी लेते हैं विद द रेसिपिएंट सीरम, और रेसिपिएंट जो है यानी कि जो पेशेंट है उसका क्या लेते हैं, सीरम लेते हैं। तो ये वाला जो है वो कौन सा क्रॉस मैच हमारे पास है। एंड चेकिंग एंटीबॉडीज इन रेसिपिएंट सीरम अगेंस्ट द डोनर आरबीसी, और इससे हम क्या करते हैं, हम जो रेसिपिएंट है उसके सीरम के अंदर जो है वो एंटीबॉडी चेक करते हैं डोनर के आरबीसी के अगेंस्ट। तो कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि ये वाला जो क्रॉस मैचिंग है वो कौन सा क्रॉस मैच है। तो देखो सबसे पहले कि क्रॉस मैच होता क्या है, तो जब भी हम किसी पेशेंट को ब्लड देते हैं तो हम डोनर और रेसिपिएंट दोनों का ब्लड एक बार मिक्स करके देखते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मैचिंग बोलते हैं। और अगर उसके अंदर कोई भी तरीके की रिएक्शन शो नहीं हो रही है तब हम उस ब्लड को जो है वो चढ़ा सकते हैं। अब मेनली जो क्रॉस मैच है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। क्रॉस मैच दो टाइप का होगा, पहला होगा कौन सा, मेजर क्रॉस मैच बोलते हैं इसको, मेजर क्रॉस मैच। और दूसरा है जिसको माइनर क्रॉस मैच बोलते हैं, माइनर क्रॉस मैच, माइनर क्रॉस मैच। अब मेजर में हम क्या लेंगे, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है, मेनली हम जो है वो मेजर क्रॉस मैच ही करते हैं, ठीक है। अब मेजर क्रॉस मैच में हम क्या क्या लेंगे, इसके अंदर एक तो लेंगे हम डोनर, डोनर की लेंगे हम क्या, आरबीसी, ठीक है। और उसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ है, जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट के सीरम के साथ, ठीक है। ये होता है कौन सा, अपना मेजर क्रॉस मैच। और माइनर के अंदर हम क्या लेंगे, हम उल्टा कर देंगे, इसका जो डोनर है उसका ले लेंगे हम सीरम, और उसकी रिएक्शन करा देंगे हम रेसिपिएंट की आरबीसी के साथ, है ना। जब हम जो रेड ट्यूब है उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो नीचे जो पीसीबी बचता है, जो आरबीसी नीचे आ जाती है, उसी को हम यूज करेंगे। तो ये होगा माइनर क्रॉस मैच। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि मेजर क्रॉस मैच जो है उसके अंदर हम डोनर की आरबीसी लेते हैं
और रेसिपिएंट या पेशेंट की हम क्या लेते हैं, उसका हम सीरम लेते हैं। तो ये दो टाइप का हो गया मेनली, मेजर और माइनर। अब हम एक बार क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि पहला है रिवर्स ग्रुपिंग और फॉरवर्ड ग्रुपिंग। देखो ग्रुपिंग क्या होता है, जब हम किसी ब्लड का ब्लड ग्रुप निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग। तो ये ऑप्शन तो कट हो गए। नेक्स्ट है माइनर क्रॉस मैचिंग और मेजर क्रॉस मैचिंग। अब ये वाला कौन सा हो गया, इसके अंदर हमने डोनर की आरबीसी ली है, तो ये कौन सा हो गया, ये मेजर क्रॉस मैचिंग यहाँ पे हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसका एक एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि कोई मैसेज भेजने वाला होगा, और मैसेज भेजने वाले को क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। तो सबसे पहले सेंडर आएगा, ठीक है, रिसीवर तो नहीं आएगा। सेंडर के बाद क्या होगा कि जो हम बोलेंगे या जो हम लिखेंगे वो मैसेज जो है वो एक उसका एक अलग से अलग लैंग्वेज में कोड बनेगा, यानी उसकी क्या होगी, एनकोडिंग होगी। एनकोडिंग के बाद वो मैसेज जो है वो कहाँ जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा। अब रिसीवर के पास जब मैसेज पहुँचेगा तो उस कोड को वो रीड नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको उस मैसेज को डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसीवर के पास पहुँचने से पहले ही वो क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा, और डिकोड होने के बाद रिसीवर के पास जाएगा, और उसके बाद रिसीवर जो है वो उसका रिप्लाई करेगा या वापस से क्या देगा, अपना फीडबैक देगा या अपना रिप्लाई देगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर इसका हो जाएगा।